So hi everyone, welcome back and now we are going to start the first question of the capital structure chapter. और capital structure chapter का नाम होने के बाद में पहला क्वेश्चन सर हमारे दिमाग में यही आता है कि capital structure होता क्या है। और मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ, ध्यान देंगे आप। सो हम नया नोट शुरू करेंगे यहाँ पे। लेट्स से दिस इज अ बैलेंस शीट टी फॉर्मेट वाली। ये वाली साइड है आपकी लाइबिलिटी वाली और ये वाली साइड है आपकी असेट वाली, ठीक है। और 3 हिस्सों में मैं इस बैलेंस शीट को डिवाइड करता हूं। अब आप बताएंगे मुझे पहले कि ये 3 हिस्से सर कौन से हैं। ये वाला हिस्सा होता है जहां पे हम फिक्स्ड असेट्स की बात करते हैं। ये वाला हिस्सा होता है जो वर्किंग कैपिटल का होता है, और वर्किंग कैपिटल में यहाँ करंट असेट आता है और यहाँ करंट लाइबिलिटी आती है। और उसके बाद ये होता है आपका कैपिटल वाला पार्ट, और यहीं पे हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर याद होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमने सिर्फ इतने बैलेंस शीट के इतने पार्ट के बारे में देखा था कि कहाँ से पैसा आता है तो उसका कॉस्ट कितना होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी 99% टाइम हम सिर्फ इतने ही एरिया पे फोकस करेंगे। सो माइंड में ये चीज़ क्लियर रखें कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ। यहाँ पे ले लो आपने इक्विटी। आप ये बताओ सबसे पहले कि आप कहाँ कहाँ से कंपनी में पैसा रेज कर सकते हो। कंपनी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और उसके लिए कैपिटल कंपनी में लाना ज़रूरी होता है। कहाँ कहाँ से कैपिटल आ सकता है ये आपको देखने मिलेगा सोर्सेस ऑफ कैपिटल या सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग नाम के चैप्टर में। अब एक बार आपको अगर पता चल गया कि कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जहाँ से भी लेके आएंगे उस पर खर्चा कितना आएगा, और इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी पे हमने देखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% होती है, कॉस्ट ऑफ डेट 12% होती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 15% हो सकती है, कॉस्ट ऑफ लोन 8% हो सकती है। ये था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरा ये सवाल है इस वाले चैप्टर में कि कौन से सोर्स से कितना लेके आना ये डिसाइड करना। सो इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन, फिलहाल के लिए मैं इतना लेके चलता हूँ। इसी चीज पे हम टारगेट करेंगे। फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट करंट लाइबिलिटी छोड़ दो फिलहाल। और अगर आपको याद होगा तो ये सारा एरिया फिक्स्ड असेट करंट लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं। फिलहाल मैं सिर्फ इतने से पोर्शन पे काम करता हूँ। कुछ कंपनीज ऐसी होगी, हम फिलहाल के लिए मान के चलते कि लेट से 500 करोड़ कंपनी को चाहिए। अब 500 करोड़ में से हो सकता है कि 200 करोड़ की इक्विटी लेके आए, 100 करोड़ का प्रेफरेंस लेके आए और 150 करोड़ का डेट हो या 50 करोड़ का लोन हो। टोटल मिला के कितना हो गया? 500 करोड़। ज़रूरी है ऐसा होना? नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 करोड़ हो सकता है ये, 200 करोड़ हो सकता है ये, 50 ही हो सकता है और 150 ही हो सकता है। इस तरह से भी कंपनी में पैसा लाया जा सकता है। कुछ और इस तरह से हो सकता है कि 400 करोड़ इक्विटी हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इक्विटी आपने रेस किया हो, और उसके बाद बचा कुछ मान लो 50 करोड़ ये, 25 करोड़ ये, 25 करोड़ ये, इस तरह से 500 करोड़ आपने रेस किया। मैंने आपको कई सारे पैटर्न बताए 500 करोड़ रेस करने के, और आप सोचो हज़ारों पैटर्न्स बन सकते हैं। मतलब 500 डिफरेंट तरीके हैं। 500 इंटू 500 अगर आप करोगे, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाना चाहो तो इतने तरीके बनते हैं कैपिटल कंपनी में लाने के, टोटल 500 करोड़ का। तो अब क्या क्वेश्चन आता है सर? अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेके बताए, मैं इसको नाम देता हूँ पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, ठीक है। ये तरीका है कंपनी में पैसा रेज करने का, कंपनी में पैसा लाने का, फाइनेंसिंग करवाने का, और इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर 3। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपकी कंपनी में कैपिटल का? इसका जवाब यह है कि कहां से कितना पैसा हमने लाना चाहिए। हमने इक्विटी से 200 करोड़ लाना है, 400 करोड़ लाना है कि 100 करोड़ लाना है, ये डिसाइड करना, यानी ये डिसाइड करना कि आपके कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आप घर का स्ट्रक्चर बताते हो, जब आपको घर का कंस्ट्रक्शन करना होता है
तब आप घर का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो कि नहीं करते हो? यस सर, हम घर का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि बेडरूम कितने होने चाहिए, हम पता लगाते हैं कि पार्किंग स्पेस कितनी होनी चाहिए, हम पता लगाते हैं कि किचन का एरिया या लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, हम पता लगाते नहीं लगाते? हम ये चीज़ जब पता करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये है हमारे घर का स्ट्रक्चर। हम एक मैप लेते हैं और फिर देखते हैं कि यार चलो 2 बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा, एक डाइनिंग रूम होगा या फिर स्टोर रूम होगा, गेस्ट रूम होगा, किचन होगा, ठीक है, लैबोरेटरीज होगी, कहीं कितने लैबोरेटरीज होना आपको, और पार्किंग स्पेस कितनी होना, कितनी गाड़ियां रख सकते हैं उसके हिसाब से। ये जब आप डिसाइड करते हैं तो आप ये घर का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। मैं कहता हूँ आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने का मतलब ये होता है कि इक्विटी से कितना पैसा लाना है, डेट से कितना लाना है, प्रेफरेंस से कितना लाना है, लोन से कितना लाना है, जो भी सोर्सेस हमारे पास में अवेलेबल है उनसे पैसा कितना लेके आना, ये डिसाइड करना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी कॉस्ट निकालो 10%, इसकी कॉस्ट निकालो 12%, इसकी कॉस्ट निकालो 15%, इसकी कॉस्ट निकालो 18%। ये तो ऑलरेडी अब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर आप बोलोगे सर ये आता कहां से है, तो मैं आपको बोलूंगा सर जाके कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर देखो, वहां पे पता चलेगा कि ये आता कहां से है। हम तो बात इसकी सर कर ही नहीं रहे, हम बात करेंगे अब सिर्फ अमाउंट की। क्या हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में अमाउंट की बात की थी? नहीं, अमाउंट दी हुई थी, कॉस्ट निकालनी थी। अब कॉस्ट दी हुई होगी, अमाउंट पता करना होगा। आपको क्वेश्चन में 2 चीजें दी होगी, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा और आपको दिया होगा ये 500 करोड़। आपको ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि टोटल कैपिटल कितना लाना है। जब घर भी कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको एक बजट डिसाइड करना पड़ता है कि भैया इतना पैसा है, उसके अंदर में जो भी करना है। तो हमारे पास में भी 500 करोड़ हमको लेके आना है कंपनी में, उसके अंदर में करना है जो भी करना है। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना यानी कंपनी के लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो डिसाइड करना। और कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन सिर्फ 2 चीज़ों से डिसाइड होता है। कोई भी ऑप्शन बेस्ट तब बनता है जब उसमें कॉस्ट यानी खर्चा मिनिमम हो या बेनिफिट मैक्सिमम हो। आपको कार लेना है सर, खर्चा कम से कम, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा। घर लेना है सर, खर्चा कम से कम, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे भी यही चीज़ डिसाइड करेंगे कि खर्चा कम से कम, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा। 500 करोड़ भी आ जाए हमारे पास और खर्चा कम से कम हो। हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। कैपिटल के केस में जब आप पैसा लेके आते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन, इस केस में आप मुझे बताइए खर्चा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे खर्चा कम से कम रखना है तो खर्चा क्या है पहले ये डिसाइड करो। ये रहा सर हमारा खर्चा, 18%, 10%, 12%, 15%। क्या मैं ये मान के चलूं कि आपको WACC वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है? यस सर, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में ये चीज देखी थी कि चारों का मिला के जब पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाता है उसको कहते हैं WACC। यानी 500 करोड़ को इस्तेमाल करने के लिए ऑन एन एवरेज, वेटेड एवरेज अगर मैं बोलूं तो हमको कॉस्ट लग रही है सर 12.5%। ये कैसे आई ये आपको पता है, कॉस्ट लो, वेट लो और मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको क्या कहता हूं, आप ये तीनों ऑप्शन में कॉस्ट तो सेम रहेगी, कॉस्ट सेम है 18%, 10%, 12%, 15%। लेकिन एक चीज हमेशा बदलेगी जब आप ऑप्शन बदलोगे, तो वो है वेट। WACC सर कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। कॉस्ट को मिनिमम रखना है यानी कि WACC को मिनिमम रखना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट है, खर्चा है कैपिटल को इस्तेमाल करने की, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट और लोन। आपका जो कॉस्ट है सर वो आप कैसे निकालते हो? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप यहाँ पे कॉस्ट लेते हो, आप यहाँ पे वेट लेते हो, उसके बाद कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ पे टोटल निकालते हो। करते हो ऐसा? अब आप मेरे को बताओ, आपका ये तो सेम है कॉस्ट, लेकिन अगर आपने ऑप्शन बदला तो आपके ये वेट्स बदलते जाते हैं, ये चेंज होते जाएगा। और आप बताओ अगर वेट चेंज हुआ तो ये WACC भी चेंज होगा, और अगर WACC चेंज होगा तो कुछ केसेस में WACC ज़्यादा आएगा, कुछ केसेस में WACC कम आएगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कभी आपका आंसर आया 12%, कभी आया 15%, कभी आया 12.5%। अब आप बताओ, ये तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको दिए 1, 2, 3, उसका WACC इतना आया 12, 15 और 12.5। बताओ कौन सा ऑप्शन प्रिफरेबल है? आप बोलोगे सर खर्चा इसके अंदर कम है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में कॉस्ट तो अलग अलग लग रही है लेकिन पैसा तो हमको सेम इस्तेमाल करने मिल रहा है, 500 करोड़ रुपए का कंपनी को।
तो आप बोलो मैं पैसा आपको 500 देता हूँ, आपको 12% इंटरेस्ट देना है। मैं पैसा 500 देता हूँ, 15% इंटरेस्ट देना है। पैसा 500 देता हूँ, 12.5% इंटरेस्ट देना। आप क्या बोलोगे? सर ये वाला ही ऑप्शन, तो पैसे तो सेम ही आ रहे हैं ना, खर्चा कम से कम होना चाहिए 12%। तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया? ऑप्शन 1 चूज किया। यानी कि ये रहेगा हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यानी कि सबसे बेस्ट आपकी कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर ऐसा तरीका, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें हमारा WACC या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आए वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। एक तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा होता है बेनिफिट वाली साइड, यानी कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और बेनिफिट हम हमारे चैप्टर में लेके चलेंगे EPS को लेके। अर्निंग पर शेयर इज अ बेनिफिट, कमाई जो होती है वो बेनिफिट होता है ना, प्रॉफिट जो होता है। और ये तीनों ऑप्शन में हम पता करेंगे कि EPS किस में ज्यादा आता है। तीनों ऑप्शन में से अगर EPS मान लो ऐसा आया, EPS आया मतलब एक इक्विटी शेयर के लिए अल्टीमेट ओनर कौन है? सर इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के। उस एक इक्विटी शेयर के लिए अगर अर्निंग आती है 12 रुपए, सॉरी 12 नहीं, अब थोड़ा अलग लेते हैं अर्निंग आती है सर लेट से 40 रुपए, 42 रुपीज़, और यहाँ पे आती है आपकी 38 रुपीज़। बताओ कौन सा ऑप्शन बेस्ट है अर्निंग के एंगल से? सेकंड ऑप्शन, कि अगर आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करो। हाँ ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से पहला आ रहा है और EPS के हिसाब से दूसरा आ रहा हो। क्वेश्चन हमको स्पेसिफिकली दिया होगा कि दोनों में से एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो EPS यानी बेनिफिट। और फिर आप बता दोगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है आपके चैप्टर में। थोड़ा सा अब हम ध्यान देंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट। ठीक है, आगे द सोर्स एंड क्वांटम ऑफ कैपिटल, कि कहां से लाना है और कितना लाना है, क्वांटम यानी कि कितना, इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द कंपनी एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि WACC पे डिपेंड करेगा फाइनली कि हम कहां से लाएंगे और कितना लेके आएंगे। However, the prime objective of the company is to maximize the value of the company। यहां हम EPS पे ध्यान देंगे कि कंपनी की टोटल वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। ये तीसरा बेनिफिट है, अलग तरह का बेनिफिट है। जैसे मैंने बोला बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, तो बेनिफिट में एक बेसिस मैंने बताया EPS को लेके चल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू को लेके चल सकते हो। हम दोनों देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि अगर कंपनी की वैल्यू अगर किसी एंगल से बढ़ती है, ऑप्शन 1 में कंपनी की वैल्यू आती है 10,000 करोड़, ऑप्शन 2 में कंपनी की वैल्यू आती है 12,000 करोड़ और ऑप्शन 3 में आती है 15,000 करोड़, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? जिस ऑप्शन में कंपनी की वैल्यू ज्यादा आती है, दैट इज 15,000 करोड़, तो ऑप्शन 3 हो गया। तो ऐसे केस में ऑप्शन 3 विल बिकम द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपका पहला आंसर था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या आपको समझ गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन एंड क्वांटम ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल, जिसमें कॉस्ट कम से कम हो, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एक सेकंड होल्ड करेंगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। दूसरी बात आती है सर, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म। किसी भी फर्म की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? द वैल्यू ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड एज बिलो। ध्यान देंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ। हम फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ध्यान देंगे फर्म लिखा है यहाँ पे इक्विटी नहीं लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर के एंगल से, नहीं सर, फर्म का मतलब होता है जहाँ जहाँ से हमने पैसे रेस किए होंगे उनके एंगल से कंपनी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी इन सब के एंगल्स से निकालनी है, सिर्फ इक्विटी नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर इन सब के लिए हम कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हैं
तो प्रॉफिट भी जो लेंगे हम, वो इन सब के लिए जो अप्लीकेबल प्रॉफिट है वो लेंगे। इसीलिए यहाँ पे EBIT लिया हुआ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से इक्विटी वालों को भी बांटा जाता है, प्रेफरेंस वालों को भी बांटा जाता है, डेट वालों को बांटा जाता है और लोन वालों को बांटा जाता है। और अगर आप बोलते हो कि सर अर्निंग बिफोर टैक्स ले, यानी कि इंटरेस्ट माइनस करने की बाद की फिगर, तो मैं आपको बता दूं ये EBT में से सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को बांटा जाएगा। डेट होल्डर्स और लोन होल्डर्स का इस EBT पे कोई हक नहीं होता, क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट मिलना था वो मिल चुका है। तो अब ये जो कैश या प्रॉफिट बचा है ये सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए बचा है, और जो प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए बचा है उससे सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस की ही वैल्यू निकाली जा सकती है, सबकी नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, सो ये एक चीज़ है। अब ये वैल्यू में ऊपर में न्यूमरेटर लेने का लॉजिक क्या है? क्वेश्चन पहले तो ये आता है कि ऊपर में न्यूमरेटर लेने का लॉजिक क्या है, क्या, हाँ, और नीचे में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेने का लॉजिक क्या है। अब देखो बताता हूँ। ध्यान दो, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज द कैपिटल, और आप उस पर 10% कमाते हैं, तो कितने रुपए की कमाई होगी सर? 10 रुपए की। तो ये हो गई कॉस्ट, आपकी कमाई, सामने वाले के लिए खर्चा। तो सामने वाली कौन होती है? कंपनी। तो कंपनी के एंगल से 10% को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए 10% के हिसाब से, और उस 100 रुपये पे आप ये अर्निंग कमाते हो, ठीक है, 10 रुपये की। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, इसमें से मैंने कोई भी दो चीज़ें अगर आपको दे दी तो आप तीसरी निकाल सकते हैं क्या? यस सर, निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हमको अर्निंग निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर? कैपिटल इनटू कॉस्ट। और अगर हमको कैपिटल निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट। 10 रुपये डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 100। और ये कैपिटल और कुछ नहीं, वैल्यू है, कंपनी की वैल्यू है। अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट करके देख लो, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका बैठ रहा क्या कि अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट इज अ प्रॉपर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कैपिटल। यस सर, बैठ रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अर्निंग अगर सिर्फ इक्विटी वालों की है तो इससे सिर्फ इक्विटी की ही वैल्यू निकलेगी। अगर ये अर्निंग इक्विटी प्लस डेट वालों की है तो इससे इक्विटी प्लस डेट वालों की वैल्यू निकलेगी, और इसी इक्विटी प्लस डेट वाले की वैल्यू को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, यानी पूरे कंपनी की वैल्यू, क्योंकि इक्विटी और डेट मिला के सब कुछ आ जाता है इसमें। प्रेफरेंस शेयर जनरली जीरो होता है, और अगर रहा तो यहाँ पे इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस लिख लो। तो इस चीज़ को बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। और वैल्यू ऑफ द फर्म कहाँ से निकाली जा सकती है? जब अर्निंग जो आप ले रहे हो वो इक्विटी और डेट वालों की होनी चाहिए। ध्यान देना, अगर अर्निंग इक्विटी वालों की है और डिनोमिनेटर में कॉस्ट भी इक्विटी वालों का लोगे आप, तो वैल्यू भी इक्विटी वालों की आएगी। सीधी सी बात है यार, अर्निंग भी इक्विटी की, कॉस्ट भी इक्विटी की, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो भी तो इक्विटी का होगा। दूसरे केस में अगर आपने अर्निंग ली इक्विटी और डेट और प्रेफरेंस वालों की, कॉस्ट भी ली आपने इक्विटी डेट और प्रेफरेंस वालों की, जिसको हम WACC कहते हैं। WACC ही होता है जो सबकी कॉस्ट को मिला के बनता है। और अगर हम लेते हैं सबकी अर्निंग न्यूमरेटर में, सबकी कॉस्ट डिनोमिनेटर में, तो सर वैल्यू भी जो आएगी सबकी आएगी। इसका मतलब यह है पूरी वैल्यू ऑफ द फर्म। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो लॉजिक बहुत ही सिंपल सा बैठता है। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT, यानी सबकी अर्निंग, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि सबका कॉस्ट। सबकी अर्निंग, सबका कॉस्ट, तो सबकी वैल्यू। आई बात आपको समझ में? सो दिस इज हाउ वी डू इट। अब ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो पार्ट दिया या ये जो पार्ट दिया, ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में देख चुके हैं। यहाँ पे मैं आगे डिस्कस करूँगा, फिलहाल इतना ज़्यादा उस पर फोकस मत करो। और आपको यहाँ पे तो डिटेल दी हुई है कि K0 का मतलब क्या है, KO का मतलब, KD का मतलब, DS और KE का मतलब क्या है। सो दिस इज द बेसिक
रिक्वायरमेंट। अब आपको यहाँ से दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमने दो कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहले कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, दूसरा हमने देखा कि सर वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है। अब वैल्यू ऑफ द फर्म क्यों कंसिडर किया, क्यों कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल। हमको कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कौन सा है ये डिसाइड करने के लिए पता लगाना होगा कि वैल्यू ऑफ द फर्म हर ऑप्शन में कितनी आती है। जिस किसी ऑप्शन में वैल्यू ऑफ द फर्म हाईएस्ट आएगी वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए ऑप्टिमम होगा। सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ में, आपको थोड़ा सा लॉजिक बैठेगा। या आप, अगर मैं 2 मिनट देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। आप नोट डाउन करो, तब तक मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ लीक से। आपको फिर भी स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। आइए सर, तो कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द डीले, ध्यान देंगे आप।
तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन? आपका मतलब क्या बोलने का कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या होता है? हाउ इज इट रिलेवेंट इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म एट मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 3 क्वेश्चन है सर इसके अंदर में, और अब आपको समझ में आएगा कि हमने पहले 2 क्वेश्चन जो कंसिडर किए वो क्यों लिए थे। अब आपको पहली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता क्या है, पहले ये बताओ, और उसके बाद ये बताओ कि किस तरह से इस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम वैल्यू ऑफ द फर्म। पहले वाले पार्ट में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, दूसरे वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या थी और वो अब किस तरह से दोनों को लिंक करके बढ़ाया जा सकता है। एंड मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या मैंने आपको ये 2 चीजें बताई थी कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए 2 चीजों को ध्यान रखना, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए यानी कि मिनिमाइज, और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए यानी कि वैल्यू, और या ईपीएस जो आगे आएगा। सो ये ज्यादा होना चाहिए, ये मिनिमाइज होना चाहिए, ये चीज हमने देखी थी। इसी चीज को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर्स टू डिसाइडिंग द सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना यानी कि सबसे पहले डिसाइड करना कि पैसा कहां से आएगा, उसके बाद में कितनी अमाउंट में फंडिंग होगी, किससे कितना लेके आएंगे, 200, 300, 100, 50, और उसके बाद में उसका प्रोपोर्शन, मतलब कितना लेके आएंगे, जब ये आप डिसाइड करोगे तभी अपने आप प्रोपोर्शन डिसाइड हो जाएगा। आगे, whenever funds are to be raised to finance investments, capital structure decision is involved. जब भी आपको किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की ज़रूरत होती है तब जाके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेट ऑफ द डेट एंड इक्विटी एंड अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की मदद से ही आप पता लगा सकते हो कि इक्विटी का टोटल कैपिटल में वेट कितना, डेट का टोटल कैपिटल में वेट कितना, और क्योंकि वेट बदलता है तो अल्टीमेटली क्या बदलेगा, क्या डिसाइड होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अल्टीमेटली कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान दो, यहां पे आपको ये चीज समझ में आई कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन बदलोगे तो वेट्स बदलेंगे, वेट्स बदलेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगा, और अगर डब्ल्यूएसीसी बदला तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बदलेगा इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत है, और अगर डिनोमिनेटर बदला तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी बदलेगी। तो इसी तरह से अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने मिनिमम रखा उस साइड में, ध्यान देंगे उस साइड में डिनोमिनेटर में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने मिनिमम रखा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म भी हाईएस्ट आएगी। दिख रहा है, वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी यहाँ पे हाईएस्ट आएगी। जितना कम होगा उधर डिनोमिनेटर उतना ज़्यादा इधर वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। डाल के देख लो फिगर्स, ध्यान देंगे। मान लो 10 रुपये की अर्निंग है और 10% रेट है तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी, 100 आई। 10 रुपये की अर्निंग और 5% रेट है तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आएगी, 200 आएगी। ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई है तो वैल्यू बढ़ी है। अर्निंग हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। सो ये दूसरे क्वेश्चन का भी मैंने आंसर दे दिया। अब क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टेकन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। अलग अलग तरीके हैं इस सिलेबस में, इस चैप्टर में, जिससे हम इन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है। डिपिक्ट दोज अप्रोचेस, और उन अप्रोचेस के बारे में आप ज़रा सा बताइए। सो हम इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आंसर यही करेंगे कि कितनी अप्रोचेस है हमारे सिलेबस में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म के रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं। ये 4 तरह के अप्रोच है सर। पहली नेट इनकम अप्रोच, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच, तीसरा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और चौथा है आपका मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच। 4 अप्रोच ध्यान देंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को एक सेकेंड, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है, हमारे चैप्टर से रिलेटेड जितनी थ्योरी है, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा ये बोलता है कि हाँ सर कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है। दूसरा हिस्सा ये बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रखो, 100 इक्विटी से लाओ, 200 डेट से लाओ, कि 200 डेट से इक्विटी से लाओ और 100 डेट से लाओ, फर्क नहीं पड़ता। यानी कि दूसरा मॉडल ये बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रहो, कंपनी की वैल्यू नहीं बदलती। पहला स्ट्रक्चर ये बोलता है कि हाँ सर कैपिटल स्ट्रक्चर को बदलोगे तो वेट बदलेगा, वेट बदलोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म बदलेगी।
दूसरा मॉडल ये बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रखो, वेट ज़रूर बदलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़रूर बदलेगा, लेकिन फर्म की वैल्यू नहीं बदलेगी। हो सकता है WACC भी ना बदले। सो जो थेरीज ये बोलती है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंट है, रिलेवेंट यानी कि मैटर करता है, इररिलेवेंट यानी कि मैटर नहीं करता। कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है, ऐसी दो थेरीज है, वो है नेट इनकम अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, ऐसी दो थेरीज है, एक है NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और दूसरा है मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच। एक एक थेरी के बारे में हम आगे देखेंगे। इसमें से दो तीन थेरी है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, एक तो नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मॉडिग्लानी मिलर। ट्रेडिशनल अप्रोच इज नो मोर इन यूज, सो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके भी कोई मतलब है नहीं, आगे आएगा तो ज़रूर देखेंगे। लेकिन हम तो ये 4 क्वेश्चन होगा और ये आखिरी क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वाले लेक्चर को। इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, ध्यान देंगे 3 चीज़ों के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप समझना है, कौन सी 3 चीज़ें, कि कैपिटल को कंपनी में लाने की कॉस्ट कितनी है, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कंपनी में, और तीसरा कि कंपनी की यानी फर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए कुछ अजम्पशंस पहले से सेट करके रखे हैं कि ये अजम्पशंस हम कैरी करेंगे, यानी बार बार हम ये चीज़ें नहीं बोलेंगे कि हमने ये मान के रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे अजम्पशंस यानी क्या हो गया कि जब मैंने आपको 100 रुपये और 200 रुपये की वैल्यू ऑफ द फर्म वाला एग्जाम्पल दिया तो आपको याद होगा 10 रुपये की अर्निंग कांस्टेंट रखी थी दोनों केस में। तो मेरा अजम्पशन था कि दोनों केस में अर्निंग्स कांस्टेंट है। वैसे ही कई सारे अजम्पशंस है जो हमने आगे याद रखना है और ये थ्योरेटिकल है, तो मान के चलो कि हाँ सर ऐसा हमने रखना पड़ेगा तब जाके हम कुछ अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो वो अजम्पशंस क्या है ये हमने देखना है। क्वेश्चन ये बोलता है मेंशन दोज अजम्पशंस, सो ध्यान दो। The assumption taken while understanding the relationship are mentioned as follows. There are only 2 kinds of funds used by a firm. फर्म सिर्फ 2 तरह के फंड्स यूज करेगी, एक तो होगा डेट, एक होगा इक्विटी। पहली चीज ये याद रखिए। तो आप तीसरी, चौथी, पांचवी चीज कोई भी बीच में घुसाना मत। एक अजम्पशन क्या है, डेट। डेट में आपका लोन भी इंक्लूड हो जाता है। टोटल एसेट जो है फर्म के वो दिए हुए रहेंगे कि हमको कितने पैसों की ज़रूरत है, ये भी दिया हुआ रहेगा, टोटल एसेट्स दिए हुए रहेंगे। द डिग्री ऑफ एवरेज कैन बी चेंज्ड बाय सेलिंग डेट टू परचेज शेयर्स और सेलिंग शेयर्स टू रिटायर डेट। टोटल सेम रहेगा 500 करोड़। थोड़ा सा इक्विटी बेच के डेट को कम किया जा सकता है या डेट को बेच के इक्विटी कम किया जा सकता है, लेकिन टोटल दिया हुआ रहेगा। टैक्सेस कंसिडर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हम टैक्सेस को इग्नोर करेंगे अगर टैक्सेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो सर आपको कंसिडर करना है। द पे आउट रेशियो इज 100%। इसका मतलब जितना भी आप कमाओगे, अर्निंग आपकी होगी, उतना आप डिविडेंड बांट दोगे इक्विटी शेयर्स में, ज़रूरत पड़ेगी तो ही ये कंसिडर करना। द फर्म्स टोटल फाइनेंसिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब जब हम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देख रहे थे तो आपको याद है मैंने एक अजम्पशन लिया था कि तीनों केस में 500 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी मैं प्रॉपर डिसीजन ले पा रहा था। तो यहाँ पे यही अजम्पशन है कि तो फर्म की जो टोटल फाइनेंसिंग है ये सेम रहेगी। उसके बाद में बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट ओवर टाइम। अब ये बिजनेस रिस्क क्या होता है मैं फिलहाल इसको छोड़ के चलता हूँ क्योंकि ये टाइप्स ऑफ लिवरेजेस वाले चैप्टर में आएगा और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। द फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ। इसका मतलब जो कंपनी है ये कोई 2-5 साल में बंद होने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी। जैसे आप सोचो अमेजोन चल रहा है सालों से, आपका रिलायंस चल रहा है सालों से, तो परपेचुअल लाइफ इसी को बोलते हैं कि ऐसा कहीं पे भी मान के मत चलो कि ये कंपनी 2-5 साल में बंद होने वाली है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होती। जैसे अभी किंगफिशर पे अगर बहुत सारे लॉ केसेस चल रहे हैं तो उस केस में कंपनी बंद हो सकती है कभी भी। तो ऐसा आप उस केस में अजम्पशन नहीं ले सकते कि परपेचुअल लाइफ है, क्योंकि विजय माल्या ने इतनी गड़बड़ करके रखी है मार्केट में, तो कई सारी कंपनीज उसकी बंद हो सकती है आने वाले टाइम में। तो उस केस में ये अजम्पशन वैलिड नहीं रहता। लेकिन रिलायंस अच्छे से चल रहा है, टाटा मोटर्स अच्छे से चल रहा है, कई सारी कंपनीज है मार्केट में जो अच्छे से चल रही है, उन केस में आप ये अजम्पशंस ले सकते हो। ये अजम्पशंस क्यों लिए हैं आगे आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी। फिलहाल मान के चलिए कि ये अजम्पशंस कंसिडर करके इस नज़रिए से हमको क्वेश्चंस को आगे देखना है कि हमारे पास सिर्फ 2 तरह के फाइनेंसिंग होगी, डेट और इक्विटी, ठीक है। दूसरा है कि टोटल एसेट्स दिए हुए रहेंगे, चेंज कर सकते हैं। तीसरा है कि टैक्सेस कंसिडर नहीं करना अगर नहीं दिए हुए तो। चौथा है कि जितनी अर्निंग कमाई वो डिविडेंड बांटी जा सकती है, ये अज्यूम करो। उसके बाद में है कि टोटल फाइनेंसिंग सेम रहेगी, बिजनेस रिस्क सेम रहेगा और परपेचुअल लाइफ रहेगी।
तो ये कुछ अजम्पशंस है। एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत थ्योरी बेस्ड है और हमारा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको समझने के लिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बेसिक थिंग्स अबाउट दिस कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में आगे और डिस्कस करेंगे कई सारे नए टॉपिक्स। तब तक के लिए बाय बाय।